Good morning everyone. So in today's turn we are again on the same chapter, that is chapter number 4 and its name is magnetic effect of electric current. तो ये जो चैप्टर है इसमें हम एक टॉपिक स्टडी कर रहे थे एंड दैट टॉपिक वाज बायो-सेवर्ट्स लॉ. बायो-सेवर्ट्स लॉ बायो-सेवर्ट्स लॉ का जो डेरिवेशन था बहुत छोटा एक डेरिवेशन है. उसमें बस ये बताया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी करंट कैरिंग वायर के आसपास अगर फाइंड आउट करनी है तो कैसे करेंगे, और उसको फाइंड करने का सबसे जो एक्यूरेट तरीका है वो ये है कि अगर ये करंट कैरिंग वायर है तो इसमें हम होल वायर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने की जगह पहले एक इसमें स्मॉल पीस ऑफ वायर लेते हैं ऑफ लेंथ dl. अगर पूरी लेंथ l है तो ये जो पीस ऑफ वायर है ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और फिर होल मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं गिवन रिलेशन को. तो जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन में हमें अगर पता है कि ये जो स्मॉल पीसेस हमने कंसिडर किए हैं वो लेंथ कहाँ से कहाँ तक है, तो लिमिट्स अगर हमें पता है इनिशियल टू फाइनल, तो वी कैन इंटीग्रेट द गिवन लेंथ ऑफ द पीस. ओके, सो हमारे पास जो रिलेशन आया था, क्योंकि उसमें कुछ चीजें रह गई थी एक्सप्लेन होने से लास्ट टाइम पे, बस आप यहाँ तक ड्राइव करके आए थे. जो रिलेशन है आपका वो है dB, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द स्मॉल पीस ऑफ वायर. तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है dB, इसका रिलेशन क्या आएगा म्यू0 अपॉन 4 पाई और साथ में आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. ये रिलेशन हमने ड्राइव किया था. या फिर अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो देन इट बिकम्स म्यू0 अपॉन 4 पाई आई, इतनी स्केलर क्वांटिटीज हैं, और इसके साथ में ये वेक्टर है dl वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, और अपॉन में आ जाता है यहाँ पर आर क्यूब. तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ आर क्यूब होगा, स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो आर स्क्वायर होता है. और साथ में हम चाहें तो कोई भी यहाँ जो है एन कैप या कुछ भी एक यूनिट वेक्टर को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं. बल्कि यूनिट वेक्टर जो है वो हम यहाँ इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, इसका कोई रोल ही नहीं होता है, तो इसलिए नॉर्मली इसको यहाँ ऐसे लिख दिया. ठीक है, तो ये है आपका वेक्टर फॉर्म में रिलेशन फॉर बायो-सेवर्ट्स लॉ. अब क्या करना है, अब आपको एक काम तो ये करना है, ये वाला जो रिलेशन है आपका, इस रिलेशन में अगर आपको स्पेशल केसेस लगाने पड़े, इसके दो इंपॉर्टेंट स्पेशल केसेस हैं. स्पेशल केसेस क्यों है, बिकॉज जो डायग्राम था वो याद होगा आपको, डायग्राम इज लाइक दिस. ये जो पॉइंट पी आपने कंसिडर किया है ये इस एलिमेंट के साथ में, करंट एलिमेंट dl के साथ में एंगल बना रहा था थीटा. dl और r के बीच में जो एंगल बन रहा था वो थीटा था. तो किस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड, किस एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी और किस एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाती है. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, किस पर डिपेंड करती है, एंगल पर डिपेंड करती है. तो पहली कंडीशन लेते हैं हम, पहला स्पेशल केस, कि जब एंगल व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, अगर थीटा 90 होता है तो थीटा 90 किस कंडीशन में होगा, जब ये पॉइंट पी कहाँ शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पर. तो यानी कि जो करंट एलिमेंट है उसके साथ में जो डिस्टेंस r है, उसको हम कह सकते हैं कि जो पोजीशन वेक्टर r है वो अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, डिस्टेंस और करंट एलिमेंट के बीच में कितना एंगल है, 90. बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि करंट एलिमेंट वर्टिकल है, तो हमेशा इन जगहों पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसी होती है, मैक्सिमम. तो अगर हम यहाँ पर 90 का एंगल ले लेते हैं तो साइन 90 इज इक्वल टू 1, तब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाती है, dB. ये बहुत जगहों पे यूज होगा, क्योंकि थीटा वाला रिलेशन कहीं नहीं आता है, जीरो वाले की नीड नहीं है. मोस्टली हर किसी एप्लीकेशन में आप देखेंगे कि करंट एलिमेंट के साथ में जो डिस्टेंस है उसको 90 के एंगल पर रखा जाता है, क्योंकि हम मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं. तो रिलेशन क्या आ जाता है, dB इज इक्वल टू म्यू0 अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर. स्केलर वाले में अप्लाई करेंगे इसको तो एक रिलेशन आता है मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड का. ये तो एक क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया था
और उस क्वेश्चन में सारी वैल्यूज दी थी। उसमें लिखा था कि एक जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसका जो स्मॉल पीस है उसकी लेंथ दे रखी थी और कितनी डिस्टेंस पे अप्लाई कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड वो दे रखी थी, एंगल और एवरीथिंग वाज गिवन। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की न्यूमरल वैल्यू मैंने आपको बताई थी 10⁻⁻7 होती है, ठीक है। तो इस रिलेशन को या फिर इस रिलेशन को अगर एंगल दे रखा है तो हम अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड स्पेशल केस क्या था? सेकेंड स्पेशल केस था कि जब एंगल जीरो है, क्योंकि 0 या 180 एक ही बात है, तो एंगल जीरो है। तो जीरो एंगल का मतलब है कि किस डायरेक्शन में आ जाते हैं, यानी कि यहीं आ जाते हैं। जो एलिमेंट है उसी के पैरेलल, यानी कि करंट कैरिंग वायर पर अगर आप कहीं भी फाइंड करें तो उसके अलावा अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी हो तो जीरो जब पुट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाती है? dB इज इक्वल टू जीरो। तो यानी कि आप ऐसे जाते हैं या फिर ऐसे जाते हैं, दोनों ही केसेस में क्या होगा? dB की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। ध्यान रखना है आपको कि करंट एलिमेंट के साथ में उसी के अलोंग है तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो, करंट एलिमेंट के परपेंडिकुलर है तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम। ओके, तो ये दो केसेस याद रखिएगा, अगर नोट करना है तो उसको नोट कर लीजिए। फिर हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग, वो ये कि मैंने बताया था आपको कि ये जो होता है आपका कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी यूनिट भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? तो जैसे आप अदर कांस्टेंट्स की करते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का रिलेशन होता है, जी की यूनिट फाइंड करना होती है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ मैं। एफ का फॉर्मूला था ना Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो जी की यूनिट फाइंड करनी थी तो पहले तो जी के लिए फॉर्मूला बना लेते हैं। वो क्या हो जाएगा? एफ आर स्क्वायर अपॉन m1m2। भी यहाँ आसानी से यूनिट फाइंड कर लेंगे क्योंकि फोर्स की यूनिट न्यूटन, आर स्क्वायर की यूनिट मीटर स्क्वायर पर, इसकी यूनिट केजी स्क्वायर। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो कांस्टेंट है उसकी यूनिट फाइंड कर लेंगे। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की अगर यूनिट फाइंड करें तो रिलेशन क्या हो जाएगा? dB इंटू आर स्क्वायर अपॉन आई डी एल, और साइन थीटा को थीटा ना लेके साइन 91 करके इसको हटा देते हैं तो और इजी हो जाएगा, एंगल लगाना ही नहीं है। तो क्या बचेगा? अपॉन में आई डी एल। ठीक है, ये रिलेशन इस फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ से अगर हम यूनिट्स लिखें तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला लिखी जाती है। टेस्ला, टेस्ला भी साइंटिस्ट के नेम पर है, उसको टेस्ला को शॉर्ट में टी लिखा है। तो टेस्ला और साथ में आ जाता है मीटर स्क्वायर, और अपॉन में भी एक मीटर आएगा क्योंकि करंट एलिमेंट क्या है? लेंथ है, तो इसलिए ये भी मीटर, ये मीटर स्क्वायर, तो न्यूमरेटर में एक मीटर बचेगा। तो टेस्ला मीटर, और अपॉन में क्या है? एम्पियर करंट। तो इसकी यूनिट क्या होगी? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इसकी यूनिट याद रखिएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और साथ में इसकी जो न्यूमरल वैल्यू है वो कितनी होती है? 10⁻⁻7। तो ये जो कांस्टेंट है इसका भी इंपॉर्टेंट रोल है, जहां आपको इसकी वैल्यू चाहिए वहां ये पुट करेंगे, अगर आपको इसकी यूनिट चाहिए तो ये, और इससे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और कहीं पर अगर आपको सिर्फ म्यू नॉट चाहिए, म्यू नॉट के बारे में मैंने बताया था क्या होता है म्यू नॉट। तो म्यू नॉट का मतलब है यहाँ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, यानी कि जैसे परमिटिविटी होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स उस जगह से पास हो सकता है या नहीं, उसके जो मटेरियल है उसके पार्टिकल्स, जो मीडियम है उसके पार्टिकल्स अलाउ करेंगे या नहीं। ऐसे यहाँ भी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करने के लिए, पास होने के लिए मीडियम के पार्टिकल्स अगर अलाउ करते हैं तो परमिएबिलिटी अच्छी है, नहीं करते हैं तो वीक है। और म्यू नॉट का मतलब आइडियल, जैसे आप वैक्यूम में मानते हैं सबसे अच्छी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स, तो वैसे यहाँ भी ये परमिएबिलिटी कहलाती है। ठीक है, परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। तो अगर म्यू नॉट की वैल्यू चाहिए तो सिंपली आपको ऐसे करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी यूनिट तो सेम ही आ जाएगी क्योंकि 4 पाई से मल्टीप्लाई हो रहा है और वो कांस्टेंट है। तो जहां इसकी नीड है वहां पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एक आपको इस चीज को नोट करना है। और भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज आ रही है, और वो इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको यहाँ पर ये जो लिखा है मैंने म्यू नॉट अपॉन 4 पाई,
तो अगर आपको डिफाइन करना पड़े, अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, टेस्ला है मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट। तो अगर आपको डिफाइन करना पड़े 1 टेस्ला क्या है, जैसे 1 यूनिट डिफाइन करते हैं, 1 एम्पियर क्या है, 1 जूल क्या होता है, 1 वोल्ट क्या होता है, तो 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, 1 जूल ऑफ वर्क, 1 एम्पियर ऑफ करंट, वैसे 1 टेस्ला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट, ये डिफाइन करना है आपको। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो रिलेशन है फिर से इसी की हेल्प लेते हैं, ठीक है। इस रिलेशन में क्या किया है कि कौन कौन सी चीजें 1 मानी जाती हैं, तभी तो 1 को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर लेट करंट हमने कर दी 1 एम्पियर, करंट एलिमेंट भी हमने ले लिया यहाँ पर 1 मीटर यूनिट ले लेंगे, और उसके अलावा जो एंगल है वो हमने ले लिया 90, और ये जो डिस्टेंस है ये भी हमने ले ली 1 मीटर, ठीक है। और डीबी, एक काम और करिएगा, जैसे डीबी है, प्रॉब्लम ये होगी डीबी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हमने पता है क्या करा, हमने मान लिया कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है 1 टेस्ला, मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको हम डिफाइन कर रहे हैं। तो जब आप डीबी को टोटल में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली डीएल टोटल हो जाएगा, यहाँ पे डी के साथ में जो लिखा है वही तो चेंज होगा, बाकी तो कांस्टेंट है ही। जो वेरिएबल है वो यहाँ पर डीबी है, मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल है क्योंकि स्मॉल करंट एलिमेंट है, अगर पूरी लेंथ आ जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड भी टोटल हो जाएगी। तो यहाँ ये जो डीएल है इसकी जगह मान लिया मैंने कि पूरा जो वायर है उसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम बी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने कंडीशंस लेट कर ली, अब यहाँ पर इसको पुट कर दिया, तो रिलेशन जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड का क्या आ जाता है, μ0/4π, और बाकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी 1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू तो हमें पता है μ0/4π क्या होता है, उसकी वैल्यू है 10⁻⁷, और यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की लिखना पड़ेगी, लेफ्ट साइड बी है। तो रिलेशन आपके पास क्या आया कि B = 10⁻⁷ टेस्ला, किस कंडीशन में, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ओके। सो अब आपको क्या करना है, अब आपको डिफाइन करना है कि 1 टेस्ला क्या होता है। तो यहाँ से देखें, अगर 1 टेस्ला अगर कर लें हम 1 टेस्ला, तो ये इस साइड में आ जाएगा, तो 10⁻⁷ जो है वो 10⁻+7 बन जाएगी, और ये क्या हो जाएगा B। तो जो रिलेशन है उसको ध्यान से देखिए, हमने क्या कर लिया 1 टेस्ला कर लिया, ये रिवर्स हो गया, ये B आ गई। डिफाइन करना कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहीं से करना स्टार्ट करेंगे। 1 टेस्ला क्या होता है, अब पहले तो जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है वो बताएंगे 1 टेस्ला क्या है। 1 टेस्ला इज 10⁻⁷ टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड, जो यहाँ लिखा है वो यही है, 1 टेस्ला इज 10⁻⁷ टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय, उसको प्रोड्यूस कौन कर रहा है, एक वायर प्रोड्यूस कर रहा है, तो प्रोड्यूस्ड बाय अ कंडक्टिंग वायर, ये कंडक्टिंग वायर जो भी है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, उसके बारे में अब ये चीजें उसी से रिलेटेड है वो बताएंगे। तो 1 टेस्ला is 10⁻⁷ times the magnetic field produced by a conducting wire of length, अब सबसे पहले लेंथ बताइए, ऑफ लेंथ 1 मीटर, कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर एट अ डिस्टेंस ऑफ, अब यहाँ मान लीजिए यहाँ जहां भी फाइंड कर रहे हैं, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट एंड परपेंडिकुलर टू इट। सबसे पहले हमने क्या बताया कि 1 टेस्ला इज 10⁻⁷ times the magnetic field produced by a wire of length 1 meter carrying a current of 1 ampere at a point, आप पॉइंट के बारे में भी बताना पड़ेगा, at a point which is at a distance of 1 meter from it and perpendicular to it। तो ये सारी चीजें हमने एक्सप्लेन कर दी, और ये जो सारी चीजें हैं हमारी ये किसमें आ गई 1 टेस्ला की डेफिनेशन। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये पूछी भी जाती है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ओके। फिर हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे। तो अब यहाँ पर फिर से इसको करने के बाद में आपको हर एक जगह ये वाला रिलेशन ध्यान में रखना है, मैग्नेटिक फील्ड का इतना होता है स्केलर वाला। अब अगर आपसे पूछ जाए कंपैरिजन बिटवीन दिस बायो-सेवर्ट्स लॉ एंड कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ जो होता है फोर्स वाला रिलेशन है, कूलॉम्स लॉ का रिलेशन क्या होता है, F = 1/4πε0
और यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन क्योंकि बायो सेवर्ट्स लॉ तो मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है और कूलॉम्स लॉ किसको बताता है, कूलॉम्स लॉ फोर्स को बताता है, दोनों क्वांटिटीज सेम नहीं है तो कंपेयर नहीं हो सकता। तो हम कूलॉम्स लॉ की ही एक फॉर्म, कूलॉम्स लॉ की ही फॉर्म है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लिख लें, कूलॉम्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड को भी ड्राइव किया जा सकता है, तो क्योंकि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपेयर किया जा सकता है तो DE इज इक्वल टू 1/4πε0, ये कांस्टेंट आ गया। अब यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आता है सिंपल Q, चार्ज आता है सोर्स चार्ज, अपॉन में आता है आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो रिलेशंस को आपसे अगर कंपेयर कराया जाए तो कंपेयर कराने का मतलब सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज दोनों के लगभग दो पॉइंट्स भी बता देंगे तो सफिशिएंट है। सिमिलैरिटीज में क्या होता है, सिमिलैरिटीज में सबसे पहले जो रिलेशन में दिख रहा है दोनों ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, मतलब दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं। दूसरी सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही लॉन्ग रेंज फील्ड्स हैं, इनकी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी डिस्टेंस तक काम करती है। सिमिलैरिटीज में आप ये दो पॉइंट बता देंगे। डिसिमिलैरिटीज वाले पॉइंट पर सबसे पहली चीज तो ये है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डिपेंड करती है करंट एलिमेंट पे, और करंट एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब इसका ओरिजिनेशन जो है ये एक वेक्टर सोर्स है और इसका जो ओरिजिनेशन है वो स्केलर सोर्स है, यानी कि ये चार्ज के थ्रू फाइंड आउट की जा सकती है। पहली डिसिमिलैरिटी ये होगी। दूसरी डिसिमिलैरिटी ये बता सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास एक रूल है, मतलब रिलेशन कुल मिलाकर जो है वो ये है कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए आप यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड भी, ये है आपका करंट एलिमेंट और ये है डिस्टेंस आर। अगर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो ये है, ठीक है, ये डिस्टेंस। तो एक चीज आप देख रहे हैं, ये जो DL है और ये जो R है, इनके बीच में जो भी एंगल होगा, आपने लिखा था DL क्रॉस R करके लिखा था, तो DL क्रॉस R का जो रिजल्ट था वो मिला था आपको DB वेक्टर। तो यानी कि यहाँ पर जो आपने 11th में पढ़ा था या 10th में पढ़ा था, राइट हैंड थंब रूल मैंने बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी किसके, प्लेन के। तो यहाँ प्लेन किसका है, इसका प्लेन है। DL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर जो है आपका, इसको आप ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि DL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर अगर इस तरह से है, ये DL वेक्टर है एक साइड और एक साइड R वेक्टर है, तो इनके बीच में जो भी एंगल दे रखा है, थीटा, ये एंगल यहाँ दिखाया है 90 भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, हमेशा इन दोनों के प्रोडक्ट के जो भी इनका प्लेन है, जिस प्लेन में ये है उसकी मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, जबकि यहाँ पर ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, जो फोर्स की डायरेक्शन है, उसी में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर दी जाती है। जैसे मान लीजिए अगर चार्ज प्लस क्यू ये दिखाया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है। यहाँ पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ जो चार्ज क्यू है उसकी अपनी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन ही नहीं है, वो तो स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर ये जो DL है वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो DL क्रॉस R वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फोर्स की डायरेक्शन में होती है, यानी कि उसकी डायरेक्शन कहीं पर भी चेंज नहीं होगी। ये दो पॉइंट्स जो है डिसिमिलैरिटीज के हो गए, वो दो पॉइंट सिमिलैरिटीज के हैं, इनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, हेडिंग में आता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग आ रहा है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है यहाँ पर। अच्छा, एक रिलेशन और याद रखिएगा, इसमें एक डेरिवेशन है आपका, इसको इरेज कर देती हूँ मैं। डिसिमिलैरिटीज और सिमिलैरिटीज के बाद में एक हेडिंग आप लिखेंगे रिलेशन बिटवीन जो अभी मैंने बताया था म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, क्या क्या है, परमिटिविटी और परमिएबिलिटी, और साथ में सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमें पता है वो वैल्यूज हम नोट कर लेते हैं, जिसमें ये म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट आते हैं। तो सबसे पहले म्यू नॉट इसमें आता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कितनी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷, एंड एप्सिलॉन नॉट किस में आता है, वो इसमें आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना होता है 9 × 10⁻⁹। इन दोनों वैल्यूज की हेल्प से हमें इनमें रिलेट करना है सी को। तो एक काम करते हैं कि अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, और हमने यहाँ कर दिया फर्स्ट अपॉन सेकेंड, तो डिवाइड करेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, इसके अपॉन में क्या जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस साइड में इनकी वैल्यूज आ जाती हैं, तो वैल्यूज में न्यूमरेटर में 10⁻⁷ और डिनोमिनेटर में 9 × 10⁻⁹, ठीक है।
अब देखिए डिवाइड करने से क्या होता है, एक तो 4 पाई दोनों में कैंसिल हो रहा है, एप्सिलॉन नॉट डबल अपॉन में आ रहा है तो न्यूमरेटर में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सॉल्व करेंगे, म्यू नॉट इंटू ही हो जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1। तो यहाँ पर इसको लिख दिया मैंने म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 1/9 तो ऐसे ही रहता है, 10 की पावर प्लस की 7 है माइनस की 7 है, जब न्यूमरेटर में आएगी तो 10 की पावर प्लस की 7 हो जाएगी तो कितनी हो जाती है 16, 10 की पावर 16। ठीक है, देखिए रिलेशन ये है। इसके बाद एक काम कर सकते हैं, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/, इस पावर को ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो इसी फॉर्म में आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर 8, ये किसके इक्विवेलेंट है, ये होती है स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसको हमने यहाँ लिख दिया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/, और ये जो c है इसका क्या है स्क्वायर है, तो अगर हम c स्क्वायर लिखते हैं तो 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, या फिर c की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो 1/√, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो इन सभी के बीच में c और म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के बीच में ये रिलेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन था, इसको नोट कर लीजिए। देन आफ्टर दिस, अब ये जो बायो सेवर्ट्स लॉ है इसके एप्लीकेशंस स्टार्ट होते हैं, और इसके एप्लीकेशंस में 3 एप्लीकेशंस हैं इसके, लेकिन जो पहला एप्लीकेशन है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, उसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि पहला एप्लीकेशन है आपको फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड। किसके अराउंड फाइंड करनी है, एक इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर है स्ट्रेट, जैसे अभी तो आपने उसकी लेंथ को शो नहीं किया था तो उसको रेगुलर शेप बना लिया था, अब ये वायर है, ठीक है, ये इनफाइनाइट लेंथ का है, इनफाइनाइट, और इस वायर के आसपास किसी भी जगह पे आपको फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड। तो मान लीजिए अगर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है P, तो वही बायो सेवर्ट्स लॉ को अप्लाई करेंगे तो क्या क्या चाहिए होगा, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने करंट एलिमेंट कंसीडर किया है, ये dl है, लेंथ जो है वो नोन है, ये r वेक्टर हो गया, एंगल यहाँ लिखा रखा है थीटा। तो इनफाइनाइट लेंथ के वायर के आसपास कहीं भी किसी भी जगह पे अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी होगी तो जो डेरिवेशन है, जो उससे रिजल्ट निकल के आता है, उसका फॉर्मूला जो है वो ये होता है बी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, करंट एलिमेंट जो है उसको क्या पुट करना है, यहाँ डायरेक्ट पूरा सॉल्व करके रखा हुआ है, तो ये वैल्यू होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ये वाला डेरिवेशन जो है ये आपके सिलेबस में बायो सेवर्ट्स लॉ से नहीं है, पूरा यही है कि इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, लेकिन इसका डेरिवेशन आगे जाके एक और लॉ आएगा, एम्पियर सर्किटल लॉ, उस लॉ से ये वाला केस सेम यही केस है, और जब एग्जाम में आएगा तो भी वो एम्पियर्स लॉ से ही ड्राइव कराया जाएगा, बायो सेवर्ट्स लॉ से उसका डेरिवेशन नहीं होगा, क्योंकि बायो सेवर्ट्स लॉ से थोड़ा सा लेंदी है, एम्पियर्स लॉ से वो इजी है। तो ये याद रखिएगा फॉर्मूला, लेकिन इतना याद रखना है कि अगर इनफाइनाइट लेंथ का वायर है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो रिलेशन ये यूज होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ठीक है, r डिस्टेंस हो गई, आई करंट है, बाकी कॉन्स्टेंट्स है, तो यहाँ पर म्यू नॉट की वैल्यू रखनी होगी, यहाँ म्यू नॉट अपॉन 4π है ही नहीं, जो आप डायरेक्ट 10 की पावर -7 लगा दें, तो म्यू नॉट का मतलब 4π इंटू 10 की पावर -7 अप्लाई करना होगा। तो एक तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन था, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन क्या होता है, इसको बायो सेवर्ट्स लॉ से ड्राइव किया गया, तो सेकेंड एप्लीकेशन जो है उसका हेडिंग आप बता देंगे कि अप्लाई बायो सेवर्ट्स लॉ टू ड्राइव एन एक्सप्रेशन for the magnetic field at the center of a current carrying circular loop. So to find magnetic field at the center of a circular current loop, तो सबसे पहले इसका डायग्राम
डायग्राम इस तरीके से बनाना होगा जैसे पीछे आपने डायग्राम बनाए हैं कई बार, सर्कुलर लूप जिसमें राइट हैंड थंब रूल को दूसरे तरीके से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए यूज किया जाता था, बिल्कुल वैसा ही डायग्राम है। करंट इस लूप में कैसी ली जानी है, क्लॉकवाइज करंट लेते हैं, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की सबसे पहले तो डायरेक्शन कैसी होगी, तो मैंने बताया था कि राइट हैंड थंब रूल जो होता है उसमें अगर करंट कैरिंग वायर स्ट्रेट है तो ये जो फिंगर्स होती हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होती हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इस तरह से सर्कुलर होंगी उसके आसपास। अब इसी का अपोजिट केस है कि अगर जो वायर है, जो लूप है, जो करंट है वो सर्कुलर है, तो यहाँ करंट कैरिंग लूप है वो सर्कुलर है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ सेंटर पे स्ट्रेट हो जाती है। इसी का अपोजिट केस है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाएगी, स्ट्रेट। ओके, तो जो स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड होगी सेंटर पे वो किस डायरेक्शन में होगी, तो सबसे पहले जो डायरेक्शन यहाँ लूप की गिवन है उससे हमारा जो जो हम अप्लाई कर रहे हैं, जो हैंड है वो रिजेंबल करना चाहिए, क्योंकि एक तो तरीका ये है क्या, इस डायरेक्शन में यहाँ दिखाई दे रहा है क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज ऐसे हो सकता है क्योंकि ऐसे रखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ऐसे रखते हैं क्लॉकवाइज होगा तो क्लॉकवाइज ये वाली डायरेक्शन आ रही है, तो इस हिसाब से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रेट डाउनवर्ड्स है, तो क्या सेम यही डायरेक्शन है, तो एक बार इसको रिवॉल्व करा के देखिए, आपके पास ऐसा वाला प्लेन आया, ऐसे वाले प्लेन का मतलब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, लेकिन यहाँ जो रिवॉल्व करा रहे हैं हम, जो टर्न करा रहे हैं वो कैसा लूप बन रहा है, वर्टिकल। तो सबसे पहली बात तो जो आपका क्लॉकवाइज वाला, जो क्लॉकवाइज वाली डायरेक्शन है वो वर्टिकल वाले लूप में है और ऐसे हॉरिजॉन्टल वाले में नहीं, तो डायग्राम ऐसे करके रिजेंबल नहीं हो रहा, तो क्लॉकवाइज दूसरी फिर कैसे मिल सकती है, दूसरी ऐसे मिल सकती है, अगर हम ऐसे करके रखें फिर से टर्न करा के देखिए, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और बिल्कुल वैसी डायरेक्शन आ रही है जैसी सामने डायग्राम में बनी है, तो यहाँ डायरेक्शंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम प्रॉपरली अप्लाई कर सकते हैं रूल। तो ऐसी डायरेक्शन आ रही है तो इसके हिसाब से जो मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर पे उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, तो दिस डायरेक्शन जो आगे की तरफ पॉइंट करती है इट इज कॉल्ड इनवर्ड्स, और इनवर्ड्स के लिए आपको पता है ये वाला सिंबल बनाया जाता है, ठीक है, तो ये इनवर्ड्स को शो कर रहा है। अब करंट एलिमेंट हमने कंसीडर कर लिया, यहाँ पर है ये छोटा सा, हमने करंट एलिमेंट कितनी लेंथ का, डीएल लेंथ का मानते हैं, और ये जो है ये वही डिस्टेंस है जो आर होती है, ठीक है। अब आपको इसी केस में सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो आर है, और आप ये भी बता सकते हैं जो डायग्राम है उसके हिसाब से इसको पूरा क्लोज तो नहीं किया है क्योंकि करंट आ रही है, ऐसे सर्किट बनाने के लिए इतना छोड़ दिया जाता है, ये मान सकते हैं सेंटर से ये आर डिस्टेंस है, मतलब जो आर है वो इस सर्कल की रेडियस भी है, आर जो है वो डिस्टेंस तो है करंट एलिमेंट और सेंटर के बीच की, इट मींस इट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, तो सबसे पहले हमने डायग्राम को एक्सप्लेन कर लिया, पोजीशन बता दी, करंट एलिमेंट है, ये बीच की डिस्टेंस आर है, सेंटर पर डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड से मैग्नेटिक फील्ड की, अब मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट एलिमेंट सबसे पहले हम फाइंड करते हैं, तो वो क्या होगी, डीबी, उसको रिलेशन हम लिखते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट कितना था इस लूप में, आई था, करंट को आई लिख सकते हैं, डीएल अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना होता है इंटीग्रेट, क्योंकि अब हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, डीबी तक नहीं छोड़ना है, तो हमने लिखा कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो कांस्टेंट चीज है वो बाहर ले लेंगे, यहाँ डीबी टोटल मैग्नेटिक फील्ड का एक्चुअली रिलेशन ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ डीबी, तो डीबी का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर जो कांस्टेंट चीजें हैं वो बाहर लिखनी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, ये सब कुछ कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका होगा, डीएल का होगा, लिमिट्स लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि डीएल स्मॉल लेंथ है, किसी भी सर्कल की स्मॉल लेंथ है, सर्कल की पूरी लेंथ कितनी होगी, तो सर्कल की पूरी लेंथ उसकी सरकमफेरेंस के बराबर होती है, और सरकमफेरेंस के लिए रेडियस दे रखी है आर, तो सरकमफेरेंस कितनी होगी 2 पाई आर, तो यहाँ पर डीएल के इंटीग्रेशन का मतलब सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर, ये क्या हो गई टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आर स्क्वायर है, यहाँ से एक आर कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल कर सकते हैं पाई, और ये 2 है तो एक 2 भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, म्यू नॉट आई अपॉन
2r। तो ये रिलेशन है इंपॉर्टेंट रिलेशन, किस लिए यूज होता है? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए सेंटर पर सर्कल के। अब ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, कब स्ट्रांग होगी कब वीक हो जाएगी। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द वायर। करंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही स्ट्रांग होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, डिस्टेंस अगर बढ़ेगी, बड़ी रेडियस का सर्कल है तो जो उसकी सरफेस है वहां तक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ से करंट एलिमेंट से सेंटर तक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वीक हो सकती है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक चीज पे और डिपेंड करती है कि सर्कल में अगर n टर्न्स हैं, अभी तो आपने एक ही टर्न की बात करी, एक ही वायर है, कभी कभी सोलेनॉइड आपने पढ़ा है बहुत सारे टर्न्स हैं, तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, अगर मान लीजिए इफ n टर्न्स आर देयर इन द लूप, ये लिख देंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है म्यू नॉट ni अपॉन 2r। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी। और एक चीज इस पे डिपेंड करती है परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, यानी कि मीडियम अगर ऐसा है जो मैग्नेटिज्म को कंट्रीब्यूट करता है, मैग्नेटिज्म वहां स्ट्रांग होगा तो भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती है। तो नोट डाउन दिस रिलेशन। तो आपका जो आज का टर्न था स्टडी का वो यहाँ तक था। नेक्स्ट हम नेक्स्ट टर्न से स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।